नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है और सबसे पहले बात करेंगे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की। यहां पर एनआईसी के कई कंप्यूटरों पर साइबर अटैक की खबर है। इसे सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। सितंबर महीने के शुरू में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है। इन कंप्यूटरों में भारतीय सुरक्षा, नागरिकों और वीवीआईपी से जुड़ा डेटा रहता है और बताया जा रहा है कि यह साइबर अटैक बेंगलुरु के फर्म से हुआ है। एनआईसी के कर्मचारियों को एक मेल आया, जिसने उस मेल के लिंक को क्लिक किया तो उसका डेटा गायब हो गया। तो एक गंभीर मामला यहां पर निकलकर सामने आता हुआ। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी के कई कंप्यूटरों पर साइबर अटैक होने की खबर है। यह इसलिए बड़ी सुरक्षा में चूक माना जा रहा है क्योंकि इस सेंटर के अंदर जो डेटा होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है और इस सेंध की वजह से जो डेटा है वो लीक होने की यहां पर संभावना है। कंप्यूटरों में भारतीय सुरक्षा, नागरिकों और वीवीआईपी से जुड़ा हुआ डेटा रहता है और यहां पर साइबर अटैक होने की खबर है। हालांकि इसको लेकर जांच अभी की जा रही है। इसको लेकर जो साइबर अटैक किया गया है, बताया जा रहा है कि वो बेंगलुरु के एक फर्म से हुआ है। एनआईसी के कर्मचारियों को एक मेल आया, मेल के जरिए ही जो डेटा है वो हैक किया गया। जिसने भी उस मेल में भेजे गए लिंक को क्लिक किया, उसका डेटा गायब हो गया। तो डेटा को लेकर ये एक मामला है जो कि हमने आपको बताया, एनआईसी से जुड़ा हुआ ये मामला है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि इसके अलावा दक्षिणी दिल्ली से पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो कि गुलेल के जरिए जो है शीशे तोड़ता था गाड़ियों के और जो सामान है वो वहां से चोरी कर लेता था। पुलिस ने इस गैंग से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम गुलेल गैंग है। और ये गैंग पहले दूर से जो है वो गाड़ी के शीशे को तोड़ा करता था गुलेल की मदद से और फिर कार में रखे महंगे सामान जैसे लैपटॉप, आईपैड, फोन जैसे सामान की चोरी करता था। पुलिस के मुताबिक 2 सितंबर को गार्गी कॉलेज के पास एम्स के एक डॉक्टर ने अपनी कार पार्क की और कुछ देर बाद जब वो लौटे तो उनकी कार का शीशा टूटा हुआ मिला। उसका लैपटॉप और आईपैड जो है वो वहां से गायब था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों तक पहुंची और इनसे पूछताछ में सामान बेचने वाले मुकेश पुनिया नाम के शख्स को हिसार से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से बड़ी मात्रा में लैपटॉप, आईपैड और दूसरे सामान बरामद किए हैं। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स मामले में आज 3 आरोपियों की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। सेशंस कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी अब्दुल बासित परिहार, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ने कल बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ड्रग्स रैकेट की जांच कर रही मुंबई एनसीबी ने कल अलग अलग ठिकानों पर 5 लोगों को हिरासत में लिया है। एनसीबी ने 3 मॉड्यूल का खुलासा किया है, जिनमें एक राहिल उर्फ सैम का लिंक सीधे सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस से है और दूसरे मॉड्यूल में कुल 3 लोग शामिल हैं। एक शख्स रोहन तलवार के घर से 10 ग्राम गांजा बरामद भी हुआ है। सुनील सिंह हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं। सुनील, 2 बातें हैं यहां पर। एक तो जो जमानत अर्जी दी गई है उसको लेकर क्या अपडेट है और साथ ही जो 5 लोग हैं इनको हिरासत में लिया गया है, ये कौन लोग हैं और इनसे कैसे इस केस का ताल्लुक है? तभी जहां तक जमानत अर्जी का सवाल है तो 3 जो अर्जियां दी गई हैं उस पर आज सुनवाई होनी है। लंच के बाद नंबर आएगा तब सुनवाई होगी और तीनों अपना अपना पक्ष रखेंगे। खास करके सैमुअल मिरांडा, अब्दुल बासित परिहार और दीपेश सावंत ने अर्जी दी है। और ये सवाल उठता है कि आखिर रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती ने अपनी अर्जी क्यों नहीं दी है। तो ये माना जा रहा है कि ये तीनों पर चूंकि 27 ये नहीं है और वो 27 ये बहुत ही एक तरह से जोखिम भरी जो धारा है, जिससे कि बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, इसीलिए सत्र न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया था। तो हो सकता है उससे बचने के लिए इन्होंने अलग से तीनों ने मिलकर एक अपनी जमानत अर्जी दी है ताकि शायद उनको उसका फायदा मिल सके। दूसरी बात, एनसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक 18 गिरफ्तारियां हो चुकी थी। कल जो है कई अलग अलग जगहों पर ठिकाने पर छापे मारे गए, उसमें 3 अलग से मॉड्यूल पकड़ में आए हैं, जिसमें से एक जो शख्स है जो राहिल रफत का जो नाम सामने आ रहा है
वो जो है कि उसका लिंक सीधे इस केस से जुड़ता हुआ दिख रहा है। इस मामले में जो गिरफ्तार है अंकुश अर्नेजा, उसके बयान में ये आया है कि उसने जो गांजा है और ड्रग्स है वो सप्लाई किया था अर्नेजा को। यानी कि जो सुशांत सिंह ड्रग केस में जो रैकेट जो लोग लिंक सामने आया है उससे इसका लिंक जुड़ता नजर आ रहा है। तो बहुत उम्मीद है कि थोड़ी देर में इसकी गिरफ्तारी इस केस के तहत दिखा दी जाएगी। इसके अलावा 4 और लोग हैं जिन्हें लाया गया है, हिरासत में रखा गया है, उनसे पूछताछ फिलहाल चल रही है। लेकिन ये मामला संगीन होता इसलिए जा रहा है कि जो अभी जो बरामदगी हुई है 928 ग्राम इस बार चरस की बरामदगी हुई है और 4,36,000 रुपया भी पकड़ा गया है। तो वो मामला जो है 16-20 का, जिसमें कि रिया चक्रवर्ती और शोएब चक्रवर्ती गिरफ्तार है, उसमें अब धीरे धीरे गंभीरता ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यानी कि ज़्यादा मजबूत पुख्ता सबूत हम कह सकते हैं रिकवरी के तौर पर मिलता जा रहा है एनसीबी को। शुक्रिया सुनील आपका सब जानकारी के लिए। तो एनसीबी लगातार इस मामले की जांच कर रही है, लगातार इस मामले में गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो जांच है वो किस दिशा में आगे बढ़ती है और आगे क्या बातें से निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल आपको बताएं कि दिल्ली दंगों की आरोपी पिंजरा तोड़ की नताशा नरवाल को कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत दे दी है। ये बेल जाफराबाद हिंसा केस में मिली है और इस हिंसा में एक शख्स की मौत हुई थी। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि जो वीडियो दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दिखाए हैं उनसे नहीं साबित होता कि नताशा हिंसा में शामिल थी या फिर हिंसा को भड़का रही थी। कड़कड़डूमा कोर्ट ने 30,000 के निजी मुचलके पर नताशा को बेल दी। सौरभ शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं इस मामले में बात करने के लिए। सौरभ, क्या कुछ आज कहा गया अदालत की तरफ से? और ये तो काफी महत्वपूर्ण बात हो गई कि कहीं ये दिखा नहीं कि ये शामिल थी। जी देखिए ताबिश, ये इस जो ऑर्डर का एक बहुत बड़े मायने हैं। पहली बात तो देखिए, ये जाफराबाद हिंसा जो FIR 50 है, इसमें एक शख्स अमान की मौत हुई थी। इनको गिरफ्तार किया गया था 25 मार्च को। ये नताशा नरवाल पिंजरा तोड़ ग्रुप से हैं। इनकी एक सहयोगी दिव्यांगना कलिता भी जेल में है और ये FIR 50 में इनको बेल मिली है। इनको जेल में रहना होगा क्योंकि एक FIR 59 है जिस पर 17,500 की चार्जशीट पेश की है UAPA के अंतर्गत, उसमें इनको जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन इस FIR में इनको बेल मिली है और बेल देते वक्त कोर्ट ने बहुत अहम बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि जो वीडियोस दिखाए गए हैं कोर्ट में, उससे ये कहीं साबित नहीं होता कि नताशा के भाषणों से हिंसा भड़की या फिर वो हिंसा में संलिप्त थी या लोगों को भड़का रही थी। ये कहीं साबित नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली पुलिस के लिए झटका है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने लगातार शुरुआत से ही जो क्रोनोलॉजी बनाई उसमें यही बताया कि बहुत सुनियोजित ढंग से दिसंबर से पूरा प्लान किया गया, भाषणबाजी की गई और इन दोनों ने ऐसे भाषण दिए हैं जिसमें इन पर यह भी आरोप लगाया गया कि इन्होंने जो एक तबके की महिलाएं हैं उनको भड़काया, उनको बताया कि दंगे हों तो घर में मिर्च रखो, सीढ़ियों में तेल डाल लो। ये तमाम बातें दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीटों में इनके बारे में लिखी थी। लेकिन कोर्ट ने इनको बेल दी है 30,000 के निजी मुचलके पर। फिलहाल जेल में रहना होगा क्योंकि UAPA वाले केस में भी सुनवाई चल रही है, उसके अंतर्गत इनको जेल में रखा गया है। लेकिन जब कोर्ट ये सारी बातें कहती हैं तो दिल्ली पुलिस की जांच पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है सुनवाई के दौरान कि उनके पास कुछ WhatsApp चैट्स भी हैं और इन्होंने जब दंगे हो रहे थे तो उन 3 दिनों में कई बार उमर खालिद को फोन किया है। ये तमाम बातें कोर्ट में बोली हैं। और एक और अहम बात है ताबिश कि इनकी सहयोगी दिव्यांगना कलिता को दिल्ली हाईकोर्ट इस FIR में बेल दे चुकी है और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बेल देते वक्त ये कहा था कि जो तमाम साक्ष्य जांच एजेंसियों ने दिए हैं कोर्ट के समक्ष, उससे कहीं साबित नहीं होता है कि दिव्यांगना के भाषणों से एक तबके की महिलाएं भड़की जिससे हिंसा हो गई, जिसमें जान और माल का नुकसान हुआ। यहां तक कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। कोर्ट ने जजमेंट में यह भी कहा है नताशा नरवाल के ताबिश कि ये बात सच है कि वो गैर कानूनी तरह से इकट्ठा हुई भीड़ का हिस्सा थी, लेकिन उन्होंने हिंसा नहीं भड़काया, ऐसे वीडियो में साबित नहीं हो रहा है। जबकि दिल्ली पुलिस कह रही है उनके पास WhatsApp चैट्स और कॉल डिटेल्स हैं। ताबिश, शुक्रिया सौरभ इस सब जानकारी के लिए। तो क्राइम रिपोर्ट इंडिया में यहां पर वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आप देखिए कहां पकड़ा गया पाकिस्तान का जासूस। जल्द हाजिर होता है। क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC के कई कंप्यूटरों पर साइबर अटैक की खबर है। जैसे कि हमने आपको बताया, इससे सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है क्योंकि सितंबर महीने के शुरू में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने IT एक्ट के तहत केस यहां पर इसके बाबत जो है वो दर्ज किया है। निहाल हमारे साथ मौजूद हैं।
निहाल, कैसे ये साइबर अटैक किया गया, कितना गंभीर इसको माना जाए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण डेटा यहां पर होता है, और इसके पीछे का मकसद क्या बताया जा रहा है? देखिए, गलवान घाटी में जब जिस तरह से चीनी सैनिकों के साथ जो भिड़ंत हुई, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि इस मामले को काफी गंभीरता से लेना चाहिए और चीन देश की सुरक्षा में हर तरह से सेंधमारी की कोशिश कर सकता है, और कहीं न कहीं जो विशेषज्ञ हैं इस पूरे मामले को इससे जोड़ करके देख रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई भी बयान नहीं आया है, सिवाय इसके कि दिल्ली पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है, लेकिन बेंगलुरु की वो कौन सी कंपनी है इसके बारे में भी अभी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि ये जो मामले होते हैं काफी संवेदनशील और गोपनीय मामले होते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक की इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन, जो यहाँ की सबसे बड़ी संस्था है, जो नोडल एजेंसी भी है, जो गृह मंत्रालय के साथ हमेशा तालमेल के साथ ऐसे मामलों की जांच आगे बढ़ाती है, उसका जो साइबर सेल है, हमें जो जानकारी है उसके मुताबिक उस साइबर सेल के जरिए इस मामले की जांच कहीं न कहीं जरूर आगे बढ़ रही होगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह का कोई बयान अब तक नहीं आया है, लेकिन ये जो एनआईसी के जो कंप्यूटर्स हैं, एनआईसी से जुड़े हुए जो वेबसाइट्स हैं, उसमें आप देखिए, उसमें सभी राज्य सरकारों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश के जो सुरक्षा सलाहकार हैं, जो मिलिट्री चीफ्स हैं, उनके साथ साथ जितने भी अहम ओहदे पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी फाइलें होती हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक मेल आया एनआईसी के कुछ जो ऑपरेशन इसको आगे बढ़ाते हैं उनके पास, और उसके बाद जिन लोगों ने भी इस लिंक को क्लिक किया, उनके कंप्यूटर से डेटा गायब हो गया। तो ये काफी गंभीर मामला है निश्चित तौर पर, और कहीं न कहीं इससे सुरक्षा में सेंधमारी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये एक पहला चरण हो सकता है। इसके बाद हो सकता है आगे की भी कार्रवाई वो करने की सोच हो कहीं न कहीं पे। तो इस तरह की सेंधमारी न हो, इसको रोकने के लिए कोशिश निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से की गई है, और साथ ही साथ जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, इसलिए जांच फिलहाल आगे बढ़ रही है, और इस सिलसिले में जल्द ही शायद कोई बात सामने आए, क्योंकि अब तक सरकार की तरफ से इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताया गया। शुक्रिया निहाल आपका सब जानकारी के लिए। तो जो साइबर अटैक हैं वो एक गंभीर समस्या होते हैं, क्योंकि आपका जो डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में सेव होता है, और वो यहां पर लीक या फिर चोरी करने की कोशिश इस तरीके से की जाती है। गुजरात के राजकोट के एक अस्पताल में आपको बता दें कि एक कोरोना मरीज की पिटाई का मामला सामने आया है। इस पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, और पिटाई का आरोप अस्पताल के कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों पर लगा है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें मरीज बार बार कह रहा है कि मुझे मार डाल, वो पानी भी मांग रहा है। ये वायरल वीडियो 8 सितंबर की रात का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मरीज कई बार खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करता रहा है। हालांकि अस्पताल के सुपरिटेंडेंट इस पूरी घटना से खुद को अनजान बता रहे हैं। और अब एक नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, जिसमें जम्मू कश्मीर में हाईवे के पास से बड़ी संख्या में विस्फोटक बरामद हुआ है। सेना का कहना है कि इस बरामदगी से पुलवामा जैसे आतंकी हमले को टाल दिया गया। 52 किलो विस्फोटक 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले की जगह से 9 किलोमीटर दूर मिला है। आपको याद दिला दें कि पुलवामा आतंकी हमले में सुरक्षा बलों के 40 जवान मारे गए थे। भारतीय सेना में जासूसी का एक नया मामला सामने आया है। जयपुर में तैनात मिलिट्री इंजीनियरिंग विंग के एक कर्मचारी को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसके व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए देश की सेना की जुड़ी खुफिया रिपोर्ट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भेजी जा रही थी। रेवाड़ी के रहने वाले इस शख्स को एसटीएफ गुरुग्राम की एक स्पेशल टीम ने बीती रात धारूहेड़ा नाम की जगह से गिरफ्तार किया। इस मामले में धारूहेड़ा थाने में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक नौकरानी ने अपनी मालकिन से बदला लेने के लिए फेसबुक पर एक फर्जी अकाउंट बनाया और अश्लील तस्वीरों के साथ पेड सेक्स लिखकर उनका और उनकी बुजुर्ग मां का फोन नंबर भी डाल दिया। उसके बाद सैकड़ों फोन कॉल्स आने लगे और दोनों महिलाएं परेशान हो गईं। दरअसल मकान मालकिन ने उसे घर में चोरी करते पकड़ लिया था और डांट डपट कर उसे छोड़ दिया था। इसके बाद नौकरानी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मालकिन को परेशान और बदनाम करने की साजिश रच डाली।
मालकिन की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नौकरानी के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया है और आरोपी नौकरानी पर भी कार्रवाई की जा रही है। इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MYH में स्ट्रेचर पर पड़े शव के कंकाल बनने की जांच भी ठीक से शुरू नहीं हो सकी थी कि गुरुवार को यहां मानवता को शर्मसार करने वाली एक और घटना सामने आ गई। अस्पताल के मुर्दाघर में पिछले 5 दिन से एक नवजात का शव अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा है। दरअसल इस बच्चे की मौत 12 सितंबर को हो गई थी, लेकिन अस्पताल ने नवजात के पोस्टमार्टम के लिए पुलिस तक इसकी जानकारी नहीं दी। NIA ने केरल की P. विजयन सरकार में मंत्री KT जलील ने सोना तस्करी मामले में पूछताछ की है। जलील के प्रवर्तन निदेशालय ने भी उनसे पिछले दिनों पूछताछ की थी। इधर बीजेपी ने उनके इस्तीफे की मांग की है। इसी मुद्दे पर आज यूथ कांग्रेस के मल्लपुरम में प्रदर्शन यूथ कांग्रेस ने किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। क्राइम रिपोर्ट इंडिया में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए और खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।